सो आज हम लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर सितंबर के मंथ के हम कवर कर रहे हैं और हम कवर कर रहे हैं इसका पार्ट 9 कवर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव 1 ईयर एक्सटेंशन टू कंपनी लॉ कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स। किसने 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है कंपनी लॉ कमेटी 11 मेंबर्स को? वो है राजेश वर्मा, राजेश शर्मा, राजेश कपूर या राजेश मल्होत्रा। 1 ईयर का एक्सटेंशन कंपनी लॉ कमेटी के लिए वो दिया है राजेश वर्मा जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द company law committee by 1 year to September 2021. The committee constituted in September 2019 is now chaired by Corporate Affairs Secretary Rajesh Verma. So राजेश वर्मा जी ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 1 साल और सितंबर 2021 तक के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंड 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशिया डेवलपमेंट बैंक took place virtually। जो एशिया डेवलपमेंट बैंक की वर्चुअली एनुअल बोर्ड मीटिंग हुई थी 53rd, उसको हमारे इंडिया से किसने अटेंड किया? अमित शाह, निर्मला सीतारामन, मनमोहन सिंह या डी राजनाथ सिंह। सो ये अटेंड किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने। सो हमें ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट है, निर्मला सीतारामन। सो डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक विल होल्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स 53rd एनुअल मीटिंग एज अ वर्चुअल इवेंट ऑन सितंबर 17 एंड 18। सितंबर 17 और 18 को ये वर्चुअल इवेंट हुआ था। अ सीरीज ऑफ वेबिनार ओपन टू द मीडिया एंड द पब्लिक फीचरिंग फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर। एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स था जो ओपन हुआ था मीडिया के लिए और पब्लिक फीचरिंग फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स के लिए, डेवलपमेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए भी। एंड ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक मैनेजमेंट विल एक्सप्लोर द मैनी इश्यूज एंड चैलेंजिंग फेसिंग एशिया एंड द पैसिफिक एज इट्स रिस्पॉन्ड टू द कोरोना वायरस डिजीज पेंडेमिक। जो कोविड-19 की जो ये डिजीज आई कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो भी चैलेंज आ रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन को, उसके बारे में उन्होंने अच्छे से चर्चा करी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिज्यूम जॉइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोल टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज। कौन सी कंट्री ने रिज्यूम किया है जॉइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोल, जिससे वो कर सके प्रिवेंट कर सके क्रिमिनल एक्टिविटीज को? सो हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, इंडिया बांग्लादेश, बी दिया हुआ है इंडिया रशिया, डी दिया हुआ है रशिया एंड चाइना। सो ये हुआ कौन सी कंट्री ने रिज्यूम किया है? ये किया इंडिया बांग्लादेश ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया बांग्लादेश हैव एग्रीड टू रिज्यूम द जॉइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोलिंग टू रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग ऑफ कैटल, वेपन्स, नारकोटिक्स ऑन द बॉर्डर। ये इसलिए किया है कि जिससे वो रिड्यूस कर सके, प्रिवेंट कर सके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि स्मगलिंग, वेपन्स और नारकोटिक्स बॉर्डर के ऊपर। द डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द 50th DG लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश विच कंक्लूडेड इन ढाका। इसलिए इन्होंने रिज्यूम किया जॉइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर कि जिससे ये कम कर सके क्रिमिनल एक्टिविटीज को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज NTRO न्यू चीफ। NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उनके न्यू चीफ किनको अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है सतीश चंद्रा झा, बी दिया हुआ राजनाथ सिंह, सी दिया हुआ अनिल दसमाना, डी दिया हुआ है राजेश वर्मा। सो ये अपॉइंट किया गया अनिल दसमाना जी को। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ अनिल Dasmana has appointed as the new chief of National Technical Research Organization. Dasmana would be the head of NTRO for over 2 years. The government in 2017 appointed Anil Dasmana as the chief of Research and Analysis Wing. 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था एज द चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। और अब इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, किसे? अनिल दसमाना जी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्स स्वासनी, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेलमेट लाइक वेंटिलेशन डिवाइस टू ईज ब्रीथिंग। किसने डेवलप किया है स्वासनी? एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हेलमेट में टाइप का जो कि वेंटिलेटर डिवाइस की तरह काम करेगा, जिससे कि आप आराम से ब्रीथिंग कर सकते हैं। सो ये IIIT भुवनेश्वर ने किया है, बी दिया IIT दिल्ली, सी दिया हुआ DTU, डी दिया हुआ बिट्स पिलानी। सो ये किया है IIIT भुवनेश्वर के स्टूडेंट्स ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IIIT भुवनेश्वर स्टूडेंट्स डेवलप अ न्यू लो कॉस्ट डिवाइस टू एड कोविड-19 पेशेंट। ये उन्होंने एक लो कॉस्ट डिवाइस डेवलप किया है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। दे हैव डिजाइन्ड हाइपरबैरिक चैम्बर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेंटिलेटर डिवाइस टू ईज ब्रीथिंग। उन्होंने ये पहला वेंटिलेटर डिवाइस ईज ब्रीथिंग के अंदर हाइपरबैरिक चैम्बर भी डिजाइन किया है, ठीक है, कि जिससे पेशेंट्स को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम ना हो।
कौन से स्टूडेंट्स ने इसे डेवलप किया? IIIT भुवनेश्वर। हु हैज लॉन्च ग्रांट प्रोग्राम विद वीजा टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? किसने लॉन्च किया है ग्रांट प्रोग्राम वीजा कंपनी के साथ जिससे वो सपोर्ट कर सके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को? सो ऑप्शन में दिया हुआ है आई फंड वुमेन, क्या इसके साथ लॉन्च किया है? बी है अमेरिकन एक्सप्रेस, सी दिया हुआ है HSBC बैंक, डी दिया PNB बैंक। सो ये इन्होंने किया आई फंड वुमेन के साथ, मतलब आई फंड वुमेन एंड वीजा ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, वीजा एंड आईफोन वुमेन हैव अवॉर्डेड ओवर $250,000 इन ग्रांट टू वुमेन ओन्ड बिजनेसेस इन 2020. नाउ वी आर प्राउड टू कंटिन्यू अवर मिशन ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड फंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया थ्रू दिस ग्रांट प्रोग्राम। उन्होंने ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया है कि जिससे वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और बढ़ावा दे सके और उनको एक ग्लोबल स्केल पे अपने मिशन के बारे में बता सके। मतलब उनको एक तरह से इस चीज़ के बारे में प्राउड है कि उन्होंने ये ग्लोबल प्रोग्राम जो है, ये जो ग्रैंड प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे डिवीजन लॉन्च फ्रीट सेवा ऐप? कौन सी रेलवे डिवीजन ने लॉन्च किया फ्रीट सेवा ऐप? सो ऑप्शन में दिया हुआ है साउथर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज, ईस्टर्न रेलवेज, नॉर्थर्न रेलवेज। सो बताइए किसने लॉन्च किया? आपको पता होगा, बहुत कॉमन है ये। सो ये लॉन्च किया साउथर्न रेलवेज ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। साउथर्न रेलवेज चेन्नई डिवीजन हैज लॉन्च एन इन हाउस मोबाइल ऐप कॉल्ड फ्रीट सेवा एज पार्ट ऑफ द मेजर टू बूस्ट फ्रीट ट्रैफिक एंड add more customers. The app allows customers to seek clarification regarding goods and parcels and ask for an approximate quote for any commodity to any destination served by good trains. So ये ऐप क्या करेगी? कस्टमर्स को अलाउ करेगी कि उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने गुड्स को लेकर, पार्सल्स को लेकर, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि गुड्स पता नहीं होता कि कहाँ तक पहुंचे हैं, वो अपने जो उनका कोड होगा, जो उनका वेंडर का कोड होगा या कस्टमर जो भी कोड होगा, उस पर जो भी कॉमोडिटी लिखी होगी वो उसके बारे में पूरा उनको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताएगा, कि डिस्क्राइब करेगा कि हाँ आपकी कॉमोडिटी, आपका गुड्स यहाँ तक पहुँचा है, इस अभी डेस्टिनेशन में पहुँचने में टाइम है। सो ये ऐप इसलिए लॉन्च की गई है कि लोगों को ईजिली क्लैरिफिकेशन मिल सके रिगार्डिंग द गुड्स एंड पार्सल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन MOU विद गोवा गवर्नमेंट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ ITI ट्रेनर्स? किसने साइन किया है MOU गोवा गवर्नमेंट के साथ? किसके लिए? वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ ITI ट्रेनर्स के लिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है वोकेशनल ट्रेनिंग्स को। स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हमें ऐसी ही ट्रेनिंग्स मिलती रहे तो हम ऑलरेडी एडवांस में पहुंचकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो आगे जाकर चीजें आएंगी वो हम पहले ही सीख लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं गोवा गवर्नमेंट के साथ किसने MOU साइन किया है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बी दिया हुआ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सी दिया हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, डी दिया हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। सो ये किया है साइन गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। गोवा Minister for Industries, Trade and Commerce and Skill Development, Vishwajit Rana, said that Directorate of Skill Development and Entrepreneurship has signed a memorandum of understanding with Goa Institute of Management to carry out vocational training for ITI trainer to enhance their skill set. ठीक है, कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने उनके स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, कि जिससे वो और चीजों के बारे में उनको नॉलेज हो, इसलिए उन्होंने ये जो MOU है साइन किया है। और ये किसने बताया था? ये बताया था गोवा मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड स्किल डेवलपमेंट विश्वजीत राणा जी ने ये बताया था कि हाँ ये MOU उन्होंने साइन हुआ है, ऐसा MOU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैव लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन ग्रुप्स? बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में ऐसी लोन की जो योजना है, ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जा रही है जिनके अंडर ये प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन वुमेन्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, चलिए देखते हैं। हमें ऑप्शन में दिया हुआ गुजरात, बी दिया हुआ गोवा, सी दिया हुआ मुंबई, डी दिया हुआ दिल्ली। सो ये इनिशिएटिव है गुजरात की गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट इन दिस MMKS, मतलब मुख्यमंत्री कल्याण योजना, ठीक है, और स्कीम S 2020 to 2021 scheme government will provide interest free loan for women's. इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे वुमेन्स को। द महिला उत्कर्ष जूट consisting of urban and rural women can avail loan up to 1 lakh
एट 0% इंटरेस्ट रेट। 1 लाख तक का लोन जो होगा उनको 0% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ऑल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वुड बी एबल टू अप्लाई ऑनलाइन बाय फिलिंग मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जितनी भी वुमेन्स है अगर उन्हें अप्लाई करना है तो वो इसका फॉर्म भर सकती हैं और अप्लाई कर सकती हैं। इसमें उन्हें 1 लाख तक पे 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये? गुजरात गवर्नमेंट ने। कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ऑफ ICDS। किसने साइन किया है MOU? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर न्यूट्रिशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। किसके लिए? न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ऑफ ICDS के लिए, कि मतलब उनके वहाँ पे जो न्यूट्रिशन की जो चीजें हैं उसके लिए MOU किसने साइन किया है? जैसे कि आपको पता है ICDS में ज्यादातर वो लेडीज आती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, तो उनके न्यूट्रिशन के लिए या कुपोषित बच्चे होते हैं। तो चलिए देखते हैं किसने साइन किया है। हमें ऑप्शन में दिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, डी दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सो मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए आप ना इसको देख के ही देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ वो क्यों साइन करेंगे न्यूट्रिशन के लिए? नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन भी नहीं है इसका करेक्ट आंसर, ऐसा है ही नहीं कुछ ऐसा मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ वो न्यूट्रिशन के लिए क्यों साइन करेंगे? उन्होंने कोई बिल थोड़ा पास किया? नहीं। सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। आयुष जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो इन सब चीजों में ही डील करती है। तो आप एक अंदाजे से भी अपना आंसर लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मतलब आयुष की फुल फॉर्म है टू वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द मेनेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ आयुष सिस्टम विद द ऑनगोइंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ICDS प्रोग्राम। सो ये इन्होंने किसके साथ साइन किया है? आयुष की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ साइन किया है। ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे कि जिससे ये न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, ठीक है, उसके ऊपर काम कर सकते, न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर सके। और ये इसलिए भी साइन किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, कि जिससे कि ये हर चीज के ऊपर ध्यान दे सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु हैज साइंड स्टेटमेंट विद ISPP फॉर इंटेंट टू एनहांस कैपेसिटी बिल्डिंग? ISPP मतलब इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ एक स्टेटमेंट साइन किया है कि जिसे वो एनहांस कर सके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग। सो देखते हैं वो किससे साइन किया। हमें ऑप्शन में दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी दिया RBI, सी दिया CB, डी दिया नीति आयोग। सो ये साइन किया है नीति आयोग ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नीति आयोग and ISPP have joined hands for training and mentoring and capacity building of government officials as well as public policy scholar. The Development Monitoring and Evaluation Office of the Ayog has signed a statement of intent with the ISPP to build a collaboration for faster intermediation of knowledge and use within the public system. So नीति आयोग ने ये जो स्टेटमेंट है ये साइन किया है ISPP के साथ। ISPP मतलब इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ इसलिए साइन किया है ट्रेनिंग, मेंटोरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये एक इसलिए भी साइन हुआ है कि जिससे इस कोलैबोरेशन के द्वारा वो इंटरमीडिएशन कर सके नॉलेज का एंड यूज कर सके विद इन द पब्लिक सिस्टम। विद हाउ मच अमाउंट डज इंडिया सपोर्ट टू मालदीव्स amid COVID-19 routed through ट्रेजरी बॉन्ड सब्सक्रिप्शन बाय SBI? कितने अमाउंट के साथ इंडिया ने सपोर्ट किया मालदीव्स को कोविड-19 पेंडेमिक में? किसके द्वारा उन्होंने उनको सपोर्ट किया? मतलब अमाउंट तो पे किया बट कैसे पे किया? उन्होंने ये पे किया ट्रेजरी बॉन्ड सब्सक्रिप्शन के द्वारा बाय SBI बैंक। तो चलिए देखते हैं उन्होंने कितना अमाउंट देकर उन्हें सपोर्ट किया है, कितने अमाउंट से सपोर्ट किया है। सो हमें ऑप्शन में दिया $250, $150, $200, $280। सो उन्होंने सपोर्ट किया उन्हें $250 के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ $250 million loan to the Maldives government to mitigate the impact of the COVID-19. $250 million assisted provided to the Maldives by India as budgetary and revenue support for mitigating impact of the COVID-19 pandemic on Maldives economy. इसलिए उन्होंने ये $250 million का लोन मालदीव्स गवर्नमेंट को दिया है कि जिससे वो अपने COVID-19 का जो इम्पैक्ट आया है उनकी इकोनॉमी में उससे वो उभर सके, ठीक है।
ये उन्होंने उन्हें एक तरफ से रिवेन्यू सपोर्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। किस तरीके से किया? ट्रेजरी बॉन्ड सब्सक्रिप्शन के थ्रू किया बाय SBI बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज स्टार्टेड वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम? कौन से बैंक ने स्टार्ट किया वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम असम में? हमें ऑप्शन दिया हुआ SBI बैंक, बी दिया हुआ ICICI बैंक, सी दिया हुआ HDFC बैंक, डी दिया हुआ PNB बैंक। सो ये स्टार्ट किया SBI बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टू एस्केलेरेट SHG finance in the bank in mission mode, SBI State Bank of India started a program by the name महिला आत्मनिर्भर शील अच्छाई वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। सो उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। किसने? SBI बैंक ने। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? महिला आत्मनिर्भरशील अच्छाई। इसको भी इन्होंने उसको ये भी नाम दिया और वैसे उन्होंने वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम भी कहा है। तो किसने स्टार्ट किया है? SBI बैंक ने। कहाँ स्टार्ट किया है? असम में स्टार्ट किया है। Who has signed बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद येस बैंक? किसने साइन किया है बैंक एश्योरेंस पैक्ट प्राइवेट लेंडर येस बैंक के साथ? किसने साइन किया है? सो मैं ऑप्शन में दिया हुआ SBI लाइफ इंश्योरेंस, बी दिया हुआ है PNB लाइफ इंश्योरेंस, सी दिया हुआ ICICI बैंक, डी दिया हुआ HDFC बैंक। सो ये उन्होंने साइन किया है येस बैंक ने SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस हैज लिंक्ड ए बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद प्राइवेट लेंडर येस बैंक इन अ बिड टू ऑफर अ कम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ life insurance solution to the lenders customers around the country. As part of the alliances, SBI Life wide range of individual and group insurance offering would be provided to the customers of Yes Bank via bank branches spread across 28 states and 8 union territories in India. SBI Life Insurance के साथ इन्होंने अपना ये लिंक किया है बैंक का इंश्योरेंस पैक, ठीक है। इसके अंदर ये कलेक्शन है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन का, ठीक है, जो कि ये देंगे कस्टमर्स को अक्रॉस द कंट्री। आपको पता ही है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस वैसे ही इसकी जो ब्रांचेस है काफ़ी सारी जगह में है, काफ़ी सारी स्टेट्स में है, ठीक है, जिससे कि ये हर कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे इनकी इंश्योरेंस जो ये ऑफर करते हैं, ठीक है। मतलब इनके इंश्योरेंस की सॉल्यूशंस, इनके प्रोडक्ट्स, ये सब। सो किसके साथ किया इन्होंने? ये किया SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ। Who has won IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन? बहुत खुशी की बात है और इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, किसने जीता है। आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी था ये। हमें ऑप्शन में दिया PM नरेंद्र मोदी, बी दिया हुआ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सी दिया हुआ प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो, सी दिया हुआ है अमित शाह, डी दिया हुआ है राजनाथ सिंह। सो बताइए ये अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बहुत खुशी की बात है क्योंकि पहले ये अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था और अब ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है ये पुरस्कार। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 2020 IG नोबेल प्राइज विनर वर अवॉर्डेड एट द 30th फर्स्ट एनुअल IG नोबेल प्राइज सेरेमनी ऑन थर्सडे September 17, 2020। सो ये सेरेमनी कब हुई थी? ये सेरेमनी हुई थी September 17, 2020 को। द सेरेमनी वॉज वेबकास्ट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द 9 कंट्री लीडर हु हैव वॉन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिकल एजुकेशन। इसको जीतने वाले 9 कंट्री के लीडर्स हैं जिन्होंने ये जीता है और उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी शामिल है और ये हमारे लिए बहुत गर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टेक इनिशिएट एक्शन इन एडवांस फॉर मैनेजिंग एयर पॉल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन? किसने इनिशिएट लिया है कि वो मैनेज करेंगे एयर पॉल्यूशन को नेशनल कैपिटल रीजन में? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, बी दिया हुआ अजय डोवल, सी दिया हुआ दुर्गा शक्ति नागपाल, डी दिया हुआ अशोक खेमका। सो ये लिया डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी ने ये इनिशिएटिव लिया है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हाई लेवल टास्क फोर्स लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विल इनिशिएट एक्शन इन एडवांस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। एज पर एन ऑफिशियल रिलीज, अ हाई लेवल टास्क फोर्स लेड बाय डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, विल रिव्यू एक्शन टेकन बाय एजेंसीज एंड फॉर्म अप प्लान्स फॉर द कमिंग सीजन ऑन September 18। सो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के उधर के, तो उन्होंने रिव्यू करा है ये एक्शन जिसमें वो एजेंसीज के द्वारा एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। वो एडवांस में ही सोच रहे हैं इसको लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट PM मोदी लॉन्च घर तक फाइबर स्कीम? कौन सी स्टेट में PM मोदी ने लॉन्च किया घर तक फाइबर स्कीम?
स्टेट्स देखते हैं कौन कौन सी हमें ऑप्शंस में दी हुई है। ए दिया हुआ बिहार, बी दिया हुआ राजस्थान, सी दिया हुआ झारखंड, डी दिया हुआ छत्तीसगढ़। सो ये उन्होंने किया है बिहार में। बहुत अच्छी बात है कि अगर वो उन्होंने ऐसी स्कीम लॉन्च करी है बिहार के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि वो आजकल बिहार के लिए काफी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इनॉग्रेटिंग द स्कीम, पीएम मोदी lauded Bihar Chief Minister Nitish Kumar for good governance and said that this scheme will benefit the farmer of the state who will get real-time information about weather condition, new technique, seeds, crops and practices। इस स्कीम के द्वारा फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी वेदर की कंडीशन के बारे में, न्यू टेक्निक के बारे में, सीड्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में। तो ये स्कीम जो है, जो हमारे फार्मर्स है उनके लिए बहुत अच्छी है। और किसने लॉन्च करी है? पीएम मोदी ने। कहाँ पे? बिहार में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद होम इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी। किसके साथ इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी? हमें ऑप्शन में दिया हुआ मालदीव्स, बी दिया हुआ रशिया, सी दिया हुआ ब्राजील, डी दिया हुआ सिंगापुर। सो ये उन्होंने किया मालदीव्स के साथ, काफी फेमस भी, आपको पता भी होगा। द फर्स्ट एवर कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वॉज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय ओपनिंग ए न्यू चैप्टर इन कनेक्टिविटी इनिशिएटिव इन द इंडियन ओशन रीजन। ये इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है मालदीव्स के साथ, ठीक है। मालदीव्स और इंडिया के बीच में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है। और ये इन्होंने पहली बार इनिशिएटिव लिया है इंडियन ओशन रीजन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज इनिशिएटेड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस वर्टिकल टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स? कौन से बैंक ने इनिशिएट लिया है कि वो एंटरप्रेन्योर्स की जो बिजनेस है उसमें उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। जितने भी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस वर्टिकल है उसमें वो हेल्प करेंगे एंटरप्रेन्योर्स को। ये कौन से बैंक ने इनिशिएट लिया? हमें ऑप्शन में दिया हुआ एसबीआई बैंक, बी दिया हुआ बंधन बैंक, सी दिया हुआ आईसीआईसीआई बैंक, डी दिया हुआ एचडीएफसी बैंक। सो ये लिया बंधन बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बंधन बैंक विच रिसेंटली कंप्लीट 5 years of operation as a bank has set up a new vertical called emerging entrepreneurs business to support the emerging needs of the unbanked and underbanked segment of customers। बंधन बैंक जिसने अभी ही रिसेंटली कंप्लीट करे हैं 5 साल, ठीक है, ऑफ ऑपरेशन एज ए बैंक, उसने सेटअप किया एक न्यू वर्टिकल जिसे वो बोलते हैं इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, जिससे कि वो सपोर्ट करेंगे इमर्जिंग नीड्स ऑफ द अनबैंक एंड अंडरबैंक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। सो किसने किया ये? बंधन बैंक ने। विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट विद पॉलिसीज ऑन एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी? कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है जिसने की पॉलिसीज बनाई है ऑन एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर? चलिए देखते हैं ऑप्शंस में कौन सी स्टेट्स हमें ऑप्शंस में दी हुई है। सो हमें दिया हुआ तमिलनाडु, बी दिया हुआ उत्तर प्रदेश, सी दिया हुआ महाराष्ट्र, डी दिया हुआ हिमाचल प्रदेश। सो ये किया है तमिलनाडु ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसे एक इनिशिएट लिया है, इसके लिए एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए कंट्री में। सो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कम आउट विद तमिलनाडु सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन द कंट्री। द पॉलिसीज वर इन अनवील्ड बाय चीफ मिनिस्टर आदित्यपदी के पलानीस्वामी ड्यूरिंग द वैलिडेटरी सेशन ऑफ द 19th एडिशन ऑफ कनेक्ट 2020। सो उन्होंने ये पॉलिसीज कब लॉन्च करी? वैलिडिटी सेशन 19th एडिशन ऑफ कनेक्ट 2020 में उधर के चीफ मिनिस्टर ने ये लॉन्च करा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट बनी है जो कि लॉन्च कर रही है तमिलनाडु सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को। कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। तो अब हमारे क्वेश्चन, विच बैंक हैज एंटर इनटू कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट? कौन सा बैंक एंटर हुआ है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट में? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, बी है एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, सी है पीएनबी बैंक, येस बैंक, डी दिया हुआ आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक। सो जो बैंक एंटर हुआ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट में दैट इज एचडीएफसी बैंक एंड येस बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज एंटर इनटू कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद येस बैंक। द एग्रीमेंट विल एनेबल येस बैंक टू सेल अ range of life insurance product including solution for protection, saving and investment, रिटायरमेंट एंड अदर टू इट्स कस्टमर। इन्होंने इसलिए इस एग्रीमेंट में आए हैं कि जिससे ये अपने जो लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है उनमें सॉल्यूशन और सेविंग और जो भी इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट है, अपने कस्टमर्स को अच्छे से उनके बारे में बता सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ एएफसी टास्क फोर्स? इसको अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ एएफसी टास्क फोर्स। मतलब एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में किसको अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ एएफसी टास्क फोर्स? हमें ऑप्शन में दिया डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली, बी दिया हुआ है डॉक्टर राकेश शर्मा, सी दिया हुआ है डॉक्टर सुमन चौहान, डी दिया हुआ है डॉक्टर सुमन कपूर।
सो बताइए किसे अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ AFC टास्क फोर्स, दैट इज डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सिटी बेस्ड रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 7 members of the Asian Football Confederation Task Force for regulating football clubs in Asia and Australia. Mungali, who is also currently serving as the chairman of the Club Licensing Committee of the All India Football Federation, is the only Indian to be appointed on this committee. So ये एक रिटायर्ड कर्नल है जिन्हें अपॉइंट किया गया है 7 मेंबर्स के अंदर ऑफ द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स। तो ये कहाँ के फुटबॉल क्लब्स के बारे में देखेंगे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लब्स के बारे में देखेंगे। मुंगाली जो है वो अभी भी चेयरमैन है क्लब लाइसेंसिंग कमेटी के ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये एक ऐसे इंडियन है जिनको अपॉइंट किया गया इस कमेटी के अंदर। सो कौन है, गिराजी शंकर मुंगाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पास एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020, किसने पास किया है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020। हमें ऑप्शन में दिया हुआ लोकसभा, बी दिया हुआ राज्यसभा, सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डी दिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल पास किया लोकसभा ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा बिल पास किया है कि जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोगों की लाइफ को। सो डिस्क्रिप्शन में लिखा था पार्लियामेंट पास द एपिडेमिक डिजीज बिल 2020 ऑन September 2020 ensuring the protection of the health workers। so ये बिल पास किया है सितंबर 2022 को इंश्योर करने के लिए लोगों की हेल्थ, मतलब जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने ये बिल पास किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट SBI बैंक रेजेस फ्रॉम बेसल 3 कंप्लाइंट बॉन्ड। कितना अमाउंट SBI रेज कर रहा है बेसल 3 कंप्लाइंट बॉन्ड से। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 7,000 करोड़, बी दिया हुआ 5,500 करोड़, सी दिया हुआ 6,000 करोड़, डी दिया हुआ 8,000 करोड़। सो बताइए SBI बैंक कितना अमाउंट रेज कर रहा है फ्रॉम बेसल 3 कंप्लाइंट बॉन्ड से। ये है 7,000 करोड़। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते The country's largest lender, State Bank of India, has raised 7,000 crores by issuing Basel III compliant bond. The Committee of Directors for Capital Raising at its meeting held on September 21, 2020 accorded its approval to allot 70,000 Basel III compliant non-convertible taxable redeemable debt instrument in the nature of debenture aggregating to 7,000 crores to bond subscriber। So कितना अमाउंट रेज कर रहा है SBI बेसल 3 कंप्लाइंट से, दैट इज 7,000 करोड़। वो कैसे कर रहा है, उसने अलॉटमेंट करी है 70,000 बेसल 3 कंप्लाइंट नॉन कन्वर्टेबल टैक्सेबल रिडीमेबल डेट इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, किससे, बॉन्ड सब्सक्राइबर से, उसी से ही वो रेज करा है 7,000 करोड़ रुपए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइंड ए फॉर्मल एग्रीमेंट विद NSE रिगार्डिंग द ट्रेडिंग ऑफ इंडियन स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव इन सिंगापुर। कौन साइन करे एक फॉर्मल एग्रीमेंट NSE के साथ रिगार्डिंग द ट्रेडिंग ऑफ इंडियन स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव इन सिंगापुर। हमें ऑप्शन में दिया SGX, बी दिया हुआ NYSE, सी दिया हुआ JPX, डी दिया हुआ LSE। सो ये साइन कर रहा है, जैसे कि आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, उन्होंने पूछा है कि इंडियन स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव इन सिंगापुर, तो मतलब सिंगापुर में, तो सिंगापुर के वहाँ के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, SGS। देखिए आप इसी तरीके से अपना आंसर बड़ा इजी तरीके से पता कर सकते हैं। SGS की फुल फॉर्म क्या है, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आर फॉर्मली एंडिंग an year-long disagreement related to derivative trading with the two exchanges set to launch a cross-border trading link. The exchanges have received another round of regulating approval on implementing a connect that will allow market participants to trade NSE Nifty 50 index futures and option contracts from India, Gujarat International Finance Tech City। So ये साइन हुआ है सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के बीच में और NSE के बीच में। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो इन्होंने साइन किया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग का क्रॉस बॉर्डर इन लोगों ने ये साइन किया है। ठीक है, कि जिससे कि ये कनेक्ट कर सके और अलाउ करे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो कि ट्रेड कर सके NSE निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स में और ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो इसलिए ये इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। हु अटेंडेड वर्चुअल G20 मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। किसने अटेंड करी थी वर्चुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है A पीयूष गोयल, बी दिया निर्मला सीताराम, सी दिया मनमोहन सिंह, डी दिया P चिदम्बरम। तो ये अटेंड करी थी पीयूष गोयल जी ने।
किसने अटेंड करी थी? पीयूष गोयल ने। कौन सी मीटिंग? G20 मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीट टू सपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सितंबर 19, 2020। G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर विल होल्ड अ मीटिंग अंडर द Saudi G20 presidency on September 22, 2020 to strengthen trade and investment policy cooperation towards an inclusive and sustainable economic growth amid the COVID-19 pandemic। उन्होंने ये मीटिंग इसलिए करी थी कि जिससे कि वो बात कर सके कि हम कैसे अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथ मतलब उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं इस कोविड-19 की पेंडेमिक में, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा सकते हैं। और ये मीटिंग कैसी हुई थी? वर्चुअल तरीके से हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी रियाद में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ए UNEP ग्रीन एम्बेसडर इन इंडिया। बहुत खुशी की बात है, जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि किससे अपॉइंट किया गया है। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है खुशी चिंडालिया, खुशी कपूर, खुशी शर्मा, खुशी शाह। सो ये अपॉइंट किया गया है खुशी चिंडालिया को। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से एक लड़की को मतलब ऐसे अपॉइंट किया गया है, हमारे यहाँ से, इंडिया से ही। और ये भी बहुत खुशी की बात है, नाम भी इसका खुशी है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि शी इज़ अ वेरी यंग चाइल्ड एंड अ वेरी गुड एज कि उन्होंने इस तरीके का अपना कंसर्न रखा इतनी छोटी उम्र में। चलिए अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सूरत टीन खुशी चिंडियाल हैज बीन पैशनेट अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड रेजिंग अवेयरनेस ऑन द इशू फ्रॉम अ वेरी यंग एज। शी embarked on the path of green proceeding after witnessing that greenery in her hometown was gradually disappearing and being replaced by concrete structure। So उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही, अपनी उम्र में ही, अभी बहुत छोटी उम्र है उनकी, और उन्होंने अभी से ही सोचा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और कैसे हमें अवेयरनेस जगानी चाहिए लोगों के अंदर कि वो अपने एनवायरनमेंट को, अपनी ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करें। उनके होम टाउन में उन्होंने देखा कि उनके वहां से एकदम से ही ग्रीनरी हट रही है, डिसअपेयर हो रही है। इसलिए उनके अंदर ये आया कि मुझे लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना चाहिए, और उसी के बाद उन्हें UNEP का ग्रीन एम्बेसडर चुना गया। ठीक है, ये बात देखकर कि हाँ वो कितनी अवेयर है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले। किसको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले? सो हमें ऑप्शन में दिए हुए जेम्स टानिस, बी दिया हुआ है इश्मेल टोरोआमा, सी दिया हुआ है जॉन मोमेस, डी दिया हुआ है इश्मेल मोमेस। ये इलेक्ट किया गया इश्मेल टोरोआमा को। कौन बने हैं as who is elected as the president of Bougainville? That is इश्मेल टोरोआमा, इनको इलेक्ट किया गया है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फॉर्मर रिबेल मिलिट्री कमांडर इश्मेल टोरोआमा हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले, an autonomous part of Papua New Guinea in the Southern Pacific, electoral officials, and is set to lead talks seeking independence। So किसे अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले? दैट इज इश्मेल टोरोआमा। ये एक मिलिट्री कमांडर है जिन्हें अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने अपनी बात रखी है अबाउट द इंडिपेंडेंस। सो इसलिए इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक। PMC बैंक मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का न्यू एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है? सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ AK दीक्षित, बी दिया हुआ JB बोरिया, सी दिया हुआ सुनील मेहता, डी दिया हुआ राजनीश कुमार। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो JB बोरिया जो है वो पहले PMC बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके थे। सुनील मेहता जो है वो PNB बैंक के हैं, और रजनीश कुमार SBI बैंक के हैं चेयरमैन। सो अब बचा कौन? AK दीक्षित। सो AK दीक्षित को अब अपॉइंट किया गया एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड AK दीक्षित, एक्स जनरल मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 23 सितंबर। सो इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू एडमिनिस्ट्रेटर किसे? AK दीक्षित जी को। और ये कब से अपना कार्यकाल संभालेंगे? 23 सितंबर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पिक्ड अप 1.28% equity stake of Reliance Retail for rupees 5,550 करोड़ इन्वेस्टमेंट। किसने लिया है 1.28% का इक्विटी स्टेक रिलायंस रिटेल्स में? सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ प्लैटिनम इक्विटी, बी दिया हुआ KKR, सी दिया हुआ ब्लैकस्टोन, डी दिया हुआ ब्रेन कैपिटल। सो ये लिया है KKR ने, पिकअप किया है 1.28
1% का इक्विटी स्टेक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR will invest ₹5,550 crores into its subsidiary Reliance Retail Ventures Limited to pick up 1.28% equity in the company. This investment values Reliance Retail at a pre-money equity value of ₹4.21 lakh crore. The deal marks the second investment by KKR in a subsidiary of Reliance Industries following a 11,367 crores investment in Jio platform announced earlier this year. So किसने किया है? KKR जो ग्लोबल फर्म है उन्होंने किया है। किसमें? रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर किया है। ठीक है, 1.28% का इक्विटी स्टेक लिया है उन्होंने। ठीक है, और रिलायंस रिटेल के अंदर प्री मनी इक्विटी वैल्यू जो 4.21 लाख करोड़ है। ठीक है, ये डील मार्क कर रही है सेकंड इन्वेस्टमेंट बाय KKR इन अ सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉलोइंग बाय 11,367 करोड़। ठीक है, सो किसने किया ये? KKR ने। कितने का इक्विटी स्टेक लिया है? 1.28%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान CM अप्रूव्स मोक्षा कैलाश योजना 2020। राजस्थान के जो CM है उन्होंने अप्रूव करे है मोक्षा कैलाश योजना 2020। हु इज द CM ऑफ राजस्थान? सो राजस्थान के CM का नाम क्या है? हमें ऑप्शन भी दिया अशोक गहलोत, बी दिया नीतीश कुमार, सी दिया प्रमोद सावंत, डी दिया जयराम ठाकुर। सो नीतीश कुमार तो बिहार के हैं CM है, प्रमोद सावंत गोवा के और जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के। सो बचा कौन ऑप्शन में? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कहाँ के CM है? राजस्थान के। चलिए अब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अप्रूव राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन स्कीम टू अलाउ फ्री बस ट्रैवल टू member of a family to embrace ashes of their loved one in the गंगा in हरिद्वार। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा एक स्कीम को अप्रूव किया है। मोक्ष कैलाश योजना की जो स्कीम है इसमें 2 फैमिली मेंबर्स आपके ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ मेटलाइफ बाय API होल्डिंग? किसने अप्रूव किया 100% इक्विटी शेयर ऑफ मेटलाइफ बाय API होल्डिंग? हमें ऑप्शन में दिया हुआ SEBI, बी दिया हुआ CCI, सी दिया हुआ RBI, डी दिया हुआ SLS कंसल्टिंग। सो ये किया है CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 100% equity shares of MetLife International Private Limited by API Holding Private Limited and up to 19.59% equity share capital of API Holding by MetLife shareholders. So CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन 100% इक्विटी शेयर्स का MetLife International Private Limited में by API Holding Private Limited and ये 19.59% इक्विटी शेयर कैपिटल है API Holding का। किसमें? by MetLife shareholding। नेक्स्ट है, हु कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास? किसने कंडक्ट किया था सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट अभ्यास का? चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं। हमें फर्स्ट दिया DRDO, बी दिया भारत डायनेमिक, सी दिया अरुण एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, डी दिया बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ये किया DRDO ने। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुल कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल फ्रॉम ए टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। Defense Minister Rajnath Singh congratulating DRDO on its achievement. Defense Minister Rajnath Singh said Abhyas can be used as a target for evaluation of missile systems. उन्होंने बोला है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया है DRDO को और कहा है कि इसके द्वारा हम टारगेट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं मिसाइल सिस्टम्स का। ये अभ्यास क्या है? एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ठीक है, जिसको इन्होंने हीट व्हीकल बोला है और ये टेस्ट हुआ था कहाँ पे? उड़ीसा में। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRF? SDRF की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, स्टेट डिजास्टर रिकवरी फंड, स्टेट डिजास्टर रीडायरेक्ट फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। सो SDRF की फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ 7 states and union territories where the number of COVID-19 cases is rising. During the meeting, Modi announced that the limit on the amount that state can spend from their disaster relief fund has been raised from 35 to 50%. So इसमें PM मोदी जी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ये जो स्टेट डिजास्टर फंड है इसको इन्होंने 35% से 50% इंक्रीज कर दिया, जो डिजास्टर रिलीफ फंड है। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताया है कि जिससे आपको इस न्यूज से आप एसोसिएट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट 2020 हैपेंस? कब वर्ल्ड इकोनॉमिक
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट 2020 हुआ था। सो हमें ऑप्शंस भी दिए हुए सितंबर 21 2022 सितंबर 24 2020, फिर हमें दिए हुए सितंबर 21 2022 सितंबर 25 2020, फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ सितंबर 21 2022 सितंबर 23 2020, डी हमें दिया हुआ सितंबर 23 2022 सितंबर 27 2020। तो ये हुआ था सितंबर 21 2020 से लेकर सितंबर 24 2020 तक। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स 4th एंड द फर्स्ट टाइम फुल्ली वर्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट फ्रॉम 24 to 24 September 2020 will convene leaders from government, businesses, international organizations and civil society along with the diverse group of experts and innovators to initiate, accelerate and scale up entrepreneur solution to टैकल क्लाइमेट चेंज एंड एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हुआ था 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। इसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट, बिजनेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे उन्होंने बात करी थी, ठीक है। और इस पे भी बात करी थी कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट है ऑन विच एयरपोर्ट एक्सपेंशन डज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कमेंस्ड वर्क। कौन सी एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। हमें ऑप्शन भी दिया मालदीव, बी दिया नेपाल, सी दिया श्रीलंका, डी दिया बांग्लादेश। सो वो है मालदीव। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीम इज करंटली ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू मालदीव्स टू इनिशिएट वर्क ऑन हनीमाधव International Airport Expansion Project. The team visited Hanimadho for a site inspection and also had discussion with relevant authorities. So हमारे यहाँ की जो टीम है वो उधर की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे विजिट कर रही है, साइट की इंस्पेक्शन कर रही है और उन्होंने काफी सारी अथॉरिटीज जो है, रिलेवेंट अथॉरिटीज जो है उनके साथ इन डिस्कशन भी किया है। सो कौन से एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है? दैट इज हनीमाधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कहाँ है? मालदीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च इट फर्स्ट काइंड डिजिटल फैसिलिटी सेव पे फॉर कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट। कौन सा बैंक है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च करे सेफ पे कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट डिजिटल फैसिलिटी? सो ऑप्शंस में दिया IDFC बैंक, बी दिया SBI बैंक, सी दिया PNB बैंक, डी दिया बैंक ऑफ इंडिया। सो ये करे IDFC बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक हैज लॉन्च कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी सेफ पे नेक्स्ट वीक अलाउइंग ट्रांजेक्शन अप टू 20,000 per day. IDFC First Bank is set to launch the digital facility that will allow payments by simply waving one smartphone against a near field communication enabled post terminal. So ये IDFC बैंक ने लॉन्च किया सेफ पे कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट। इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 20,000 पर डे तक की, ठीक है। ये आपको एक डिजिटल फैसिलिटी अलाउ कर रहा है, ठीक है, वेविंग ऑन वन स्मार्टफोन्स अगेंस्ट ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द AZ अवार्ड 2020। AZ मतलब अजूर अवार्ड्स 2020। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है झारखंड कृषि भवन, बी दिया हुआ है उड़ीसा कृषि भवन, सी दिया हुआ है दिल्ली कृषि भवन, डी दिया उत्तर प्रदेश कृषि भवन। सो दैट इज उड़ीसा कृषि भवन। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। उड़ीसा आर्किटेक्चरल मार्बल कृषि भवन हैज एडेड अनदर फेदर टू इट्स हैट emerging as People Choice winner in Social Good category at the prestigious AZ Award 20. The award is dedicated to farmer and artisan of Odisha. The inspiration behind डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग। सो ये उड़ीसा कृषि भवन को दिया गया। ये अवार्ड इसलिए उनको दिया गया क्योंकि ये अवार्ड उन्होंने डेडिकेट किया फार्मर्स को और वहाँ के जो आर्टिस्ट है उन्हें, जो कि एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं उस बिल्डिंग के ऊपर जो भी डिजाइन है उसको लेकर। सो इसलिए ये अवार्ड किसे दिया गया? उड़ीसा कृषि भवन को। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ EESL। EESL का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शन दिए हुए रजत सूद, बी दिया हुआ एस गोपाल, सी दिया हुआ रजत शर्मा, डी दिया हुआ रजत कपूर। सो EESL की फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस। सो ये किया गया अपॉइंट रजत सूद को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रजत डिस्क्रिप्शन में दिया EESL अपॉइंटेड रजत सूद as its managing director from immediate effect. Sood take over from S. Gopal, director commercial, who has taken on the additional charge of interim managing director. सूद जो होंगे वो सारा अपना जो चार्ज है वो एस गोपाल से ले लेंगे और उसके बाद वो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। एस गोपाल पहले थे, अब रजत सूद है, ठीक है।
कहाँ के? EESL मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एंटर इनटू सर्विस एग्रीमेंट विद मोमेंटस फॉर सेकंड सैटेलाइट लॉन्च। कौन एंटर हुआ है सर्विस एग्रीमेंट में मोमेंटस के साथ फॉर सेकंड सैटेलाइट लॉन्च? हमें ऑप्शन बी दिया पिक्सल, बी दिया गूगल, सी दिया फेसबुक, डी दिया स्पेसएक्स। सो दैट इज पिक्सल। पिक्सल इसका करेक्ट आंसर है। कौन एंटर हुआ है सर्विस एग्रीमेंट में? पिक्सल किसके साथ? मोमेंटस के साथ। किसके लिए? सेकंड सैटेलाइट लॉन्च के लिए। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द पिक्सल एंड इंडियन space tech startup has signed an agreement with Silicon Valley based in space satellite transportation and infrastructure company Momentus to launch its second satellite into space. So Pixel एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है सिलिकॉन वैली बेस्ड स्पेस सैटेलाइट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मोमेंटस के साथ, जिससे कि वो लॉन्च कर सके एक सेकेंड सैटेलाइट इनटू स्पेस। अब इस स्लाइड में हमने थोड़ा आपको बताने की कोशिश करी इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल्स के बारे में। सो फर्स्ट ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट विंस्टन ग्रोम, ऑथर ऑफ फॉरेस्ट गंप, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77। सो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ये विंस्टन ग्रोम कौन थे? वो एक नॉवेलिस्ट थे, ठीक है। उनकी डेथ हो चुकी है 77 की एज में। इन्होंने कौन सी बुक, इनकी कौन सी फेमस बुक जो उन्होंने लिखी है वो है फॉरेस्ट गंप। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 19, 2020। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे को ऑब्जर्व किया गया है सितंबर 19 को। सो ये डेट्स आप दिमाग में रख। नेक्स्ट है आरबीआई शॉर्टेस्ट सर्विस गवर्नर अमिताभ घोष पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। अमिताभ घोष जो आरबीआई के सबसे छोटे, मतलब उन्होंने सबसे कम पीरियड तक उधर सर्व किया है, उनकी डेथ हो गया है 90 ईयर की एज में। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि आरबीआई के अभी तक शॉर्टेस्ट सर्विस गवर्नर कौन थे? वो थे अमिताभ घोष। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 सितंबर 2020। इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 सितंबर को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर 2020। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व किया गया था? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है जॉन टर्नर वाज अ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। जॉन टर्नर कौन थे? वो एक प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ के? कनाडा। वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7th है इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 19। इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 19 को। वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अल्जाइमर एंड डिमेंटिया। सो वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ जो है ऑब्जर्व किया गया है, ये जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे है ये ऑब्जर्व किया गया 21 सितंबर को। और ये इसलिए ऑब्जर्व किया है कि जिससे क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट अल्जाइमर एंड डिमेंटिया। सो वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व ऑन 21 सितंबर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अल्जाइमर एंड डिमेंटिया। सो जैसे कि आपको 8 पॉइंट्स पे पहले क्या दिया हुआ है, विंस्टन ग्रोम जो एक नॉवेलिस्ट थे, ठीक है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब ऑब्जर्व किया गया? सितंबर 19। अमिताभ घोष कौन थे? वो एक आरबीआई के शॉर्टेस्ट सर्विस गवर्नर थे। इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब सेलिब्रेट किया? 18 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व किया गया? 21 सितंबर। जॉन टर्नर कौन थे? वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे। इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 19 को। और वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब ऑब्जर्व किया गया था? सितंबर 21। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए।